जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जहां अभी आप बीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर में हम लोग जितने प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं उसे आप डिटेल में एक बार आप देख भी लीजिए। और क्योंकि आपको जब तक ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसी से आप अपनी तैयारी रणनीति बना के कर सकेंगे। तो अभी जो है हमने लगातार जो पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया तो उसमें अब ये आपको 25/12 जो 2020 को जो कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है, जो इंटर स्तरीय मुख्य मेंस एग्ज़ाम का है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये देखिए, इसमें ये आपको मैथ का सवाल है। तो मैथ रीजनिंग छोड़ते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना, और जितना ही इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फास्ट में ये आपको वहाँ पे नंबर दिलाने में मदद करेगा। चलिए इसका आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो है हमारा इसमें 8वें नंबर का है, लेकिन इसका पहला शुरुआत करते हैं। तो पहला है हमारा इसमें कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है इनके द्वारा करवाया गया था और ये शामिल हुआ है। और ये 1993 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया है। ये हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा का डिज़ाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा तैयार किया गया था। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर द्वारा 4 बाग शैली में निर्मित है। इसमें दोहरे गुंबद में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यह मकबरा अकबर कालीन स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण है और यह मकबरा जो है 4 बाग शैली में बनाया गया है। इसका भी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय को हडसन ने हुमायूं के मकबरे के छिपे हुए वो इसी में से इनको पकड़ा था। मेहरुनिशा का बात करें तो इनका जो है नूरजहां का ये वास्तविक नाम था मेहरुनिशा, और जहां आरा जो है ये शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूएस ओपन 2020 किसने जीता। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल रहा उस समय के लिए, लेकिन चलिए इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थीएम हो जाएगा। तो ये जो यूएस ओपन 2020 के हिसाब से इसका जो सही आंसर है वही है। अब अगला देखिए कि ये परिपथ का है, ये फिजिक्स का है कि इसमें है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 ओम हो जाएगा। इसको जब ये आपको श्रृंखलाबद्ध में जैसे कि R1 R2 R3 है तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल टाइप से तो इसका आंसर आपको 1.5 ओम निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का पहला फ्रेट विलेज अर्थात मालभारा गांव कौन सा बनेगा। ये उस समय का करंट रहा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में जो है आपको सबसे जो सर्वोत्तम क्वालिटी का है ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का जो सूत्र है Fe3O4 हो जाता है। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुण वाला ये अयस्क होता है। हेमेटाइट का अगर फॉर्मूला जाने तो इसका Fe2O3 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमाटाइट अयस्क पाया जाता है और इसी का ये अगर सिडेराइट का फॉर्मूला पूछें तो इसका हो जाएगा FeCO3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया हो जाएगा। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया योजना की जो शुरुआत है आपको 25 सितंबर 2014 से की गई है। असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आपको 8 अप्रैल 2015 को की गई। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के जो है के लिए जो है पेंशन के प्रावधान वाली
योजना अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत है 25 जून 2015 को की गई और इस योजना का उद्देश्य विदेशी एवं स्वदेशी कंपनियों को भारत में वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया गया है। जैसे अब मुद्रा का अगर पूरा नाम पूछे तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा। अगर आपको केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं जानना है तो इसी आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जो केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं वो करवाया गया है, उसे भी आप देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ये मैथ का सवाल है, इसे आप देखेंगे। अब ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। वह पदार्थ जिसका प्रयोग ऊष्मा, प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं वह ईंधन कहलाता है। ईंधन के प्रति ग्राम जलने से जो उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। जिस तापमान पर ईंधन जलना प्रारंभ करता है उसे जो है हम लोग ईंधन का ज्वलन ताप कहते हैं। और जिस ईंधन का निर्माण जीव जंतुओं के ह्यूमस से होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। इसका ऊष्मीयमान 150 केजी प्रति ग्राम होता है, जिसे भविष्य का ईंधन भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैथ का इसमें मिक्सअप सवाल ऐसे ही रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। और जैसे हम लोग मध्य एशियाई के कुछ कंट्री और उसके राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में जान ले, जैसे कि ये जो है आपको उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है, ताशकंद उसकी जो मुद्रा है सोम है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और इसका जो मुद्रा है टेंगे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और मुद्रा सोमनी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और ये जो मुद्रा है इसका मन्नत है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्कमेनिस्तान जो है 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बना है। यूएई की जो मुद्रा है वह दिरहम है और तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 84 हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 47 स्थान आरक्षित है। जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए आपको 84 होगा और जनजाति के लिए 47 यानी कि लगभग इसका जो है हाफ के बराबर है। और संविधान के अनुच्छेद 330 में जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन हम लोग जानते हैं इसे। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6 स्थान आरक्षित हैं। इसे भी याद रखेंगे कि जो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जैसे कि 40 है, इसमें से 6 सीट जो है आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जैसे हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, गया, सासाराम एवं समस्तीपुर, ये सब जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 79 से 84 किया गया था लोकसभा में। परिसीमन आयोग के रिपोर्ट पर अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 41 थी, जिसे बढ़ाकर 47 कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए सबसे अधिक 17 लोकसभा सीट का जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीटों की जो आरक्षण की संख्या है 6 है, वह मध्य प्रदेश में है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी जो है अभी के अनुसार से देख लेंगे, हालांकि 543 है। अभी जो टोटल अगर पूछा जाए तो 552 सदस्य होगा। हालांकि इसमें जो है आपको एंग्लो इंडियन का सीट को का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया गया है। इसे हम लोग जो है याद करने के लिए देखेंगे कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। SC ST से संबंधित व्यक्ति सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित सीट पर केवल संबंधित समुदाय को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेनिन हो जाएगा।
पोर्टो नोवो बेनिन देश की राजधानी है। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोबियो है। अंगोला की राजधानी लुवांडा है। लिब्रिविल्ले की जो है ये आपको गैबोन की राजधानी है। बेनिन की मुद्रा जो है आपको फ्रैंक है। क्वांजा जो है ये अंगोला की मुद्रा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मलावी की जो मुद्रा है वो क्वाचा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम हो जाएगा। थोरियम खनिज जो है मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में केरल तट पर मोनोजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम के 3 प्रमुख अयस्क हैं, मोनोजाइट, अल्नाइट और थोरेनाइट। भारत एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को विकसित करने के अंतिम चरण में है, जिसमें थोरियम का इस्तेमाल U-233 यूरेनियम समस्थानिक बनाने के लिए होगा। U-233 प्रकृति में नगण्य मात्रा में ही उपलब्ध है। कोयला एवं तेल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई होगा। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दोनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इन्हीं के द्वारा जी ये पुस्तक लिखा गया है कि वी आर डिस्प्लेस्ड, और ये पाकिस्तान की नागरिक हैं और इन पर हमला भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब फिर रीजनिंग का सवाल है। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, योकोहामा हो जाएगा। जापान का योकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। योकोहामा जापान का दूसरा बड़ा शहर है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नागासाकी पर जो है जापान का जो ये शहर है, उस पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। नागोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये रीजनिंग। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण ये तेज समुद्री हवाओं से ये सुरक्षित रहता है। चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज को मुख्य तट से कुछ पहले ही रोकना पड़ता है। पारादीप बंदरगाह जो है से ही जो है हम लोग झारखंड और ओडिशा का लोहा का जो निर्यात है जापान की ओर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिल्का हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर ओडिशा में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील के निकट है ये। और वेम्बनाड झील आपको केरल में है, जो कि ये लैगून झील है। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो आपको वेम्बनाड झील में ही आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। ईश निंदा का अर्थ तात्पर्य है ईश्वर की निंदा। जहांगीर 1605 ईस्वी में अपने पिता अकबर के देहावसान के बाद ये मुगल बादशाह बने। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था और जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुझ के जहांगीरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये सब आपको मैथ रीजनिंग है, जिसे आप मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे,
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 84वें दिन। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जैन धर्म के जो है 21वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो ये उस समय का करंट है, लेकिन चलिए इसका आंसर देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो करंट में जो सिचुएशन होगा, जो भी खेल रत्न पुरस्कार के, उसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट पोपा हो जाएगा। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एरना, स्ट्रॉम्बेली इत्यादि ये जागृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी जो है इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को हम लोग भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर के जो है दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जैसे बैरन ज्वालामुखी सक्रिय तथा ये जागृत है। और अंडमान निकोबार में ही एक और ये जो ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये प्रसुप्त या फिर मृत ज्वालामुखी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है नारकोंडम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्य वित्त आयोग का रिपोर्ट जो है राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष पर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना रोग अर्थात कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल हो जाएगा। केरल में ये जो है पहला केस मिला था। केरल कोरोना संक्रमण के कारण से जो है भारत में पहली मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व खाद्य प्रोग्राम हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता गया है। और इसमें अगर बात करें कि क्यों इसको ये मिला, तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में जो है भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयास में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो स्थापना है वर्ष 1961 में की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। वर्ष 2021 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मारिया रेशा एवं दिमित्री मुरातोव को मिला था। वर्ष 2023 का जो है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको अभी हाल ही में मिला है, जो ईरान की एक नारगिस मोहम्मदी है उनको मिला है। तो आप इसे चाहें तो चैनल पे है, आपको शॉर्ट्स में उसे आप जाके देख सकते हैं। ये ईरान की जो है मानवाधिकार कार्य करता है, जिसे ईरान के द्वारा अभी भी जेल में बंद कर दिया गया है। तो इसका नाम नारगिस मोहम्मदी है, जिसे ये क्या करती हैं, जो ईरान में जो महिलाओं के लिए जो या मानवाधिकार से संबंधित जो अधिकार हैं उनके लिए ये वहाँ पे लड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बनडेजिन निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक दवा हो जाएगा। डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बनडेजिन कीटनाशक प्रकार की दवा है। डाइक्लोरवास का व्यापारिक नाम नुवान 76 ईसी है, वेपल या फिर वेपोला 76 ईसी है। वैसी दवाएं जो रक्त के थक्के को विलंबित करती है थक्कारोधी दवाएं कहलाती है। ज्वार नाशक दवा को एसिटामिनोफेन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीच बीच में ये मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं। ये देखिए, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। प्रत्येक वर्ष की 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपको 1974 को मनाया गया था। चलिए कुछ और जानते हैं। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो इसमें बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन की असफलता होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले घटित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ हुई थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन के गांधी जी के द्वारा जो है अपने जो 78 सहयोगियों के साथ इनके द्वारा की गई यात्रा है वही दांडी यात्रा कहलाती है। दांडी यात्रा की कुल दूरी 385 किलोमीटर थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराए जाने एवं पूर्ण स्वराज की घोषणा की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का जो है भारत में आगमन 1942 में हुआ था, इसीलिए उनसे पहले ये घटना घटित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। वर्ष 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से ये मुक्त हुआ। 4 जनवरी 1948 को बर्मा जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ और वहां पर 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रही। बर्मा को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग किया गया था। म्यांमार भारत के पूर्व की ओर स्थित एक एशियाई देश है। म्यांमार की राजधानी नई पेताव है। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो है भारत एवं पाकिस्तान जो है, भारत आपको 15 अगस्त को और जो पाकिस्तान है ये 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता है? तो इस प्रश्न का उस समय का करंट है, ये सही आंसर मुंबई इंडियंस होगा। अभी का करंट आप देख लीजिएगा कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसने लिखी या किनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? इसमें जो किनके जीवन के घटनाओं पर आधारित है तो उसके संबंध में बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली होगा। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक एक पुस्तक जो है ये सौरव गांगुली के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक हैं सप्तर्षि सरकार हैं। MSD द मैन द लीडर पुस्तक के जो लेखक हैं विश्वदीप घोष हैं। कपिल देव द्वारा जो लिखित पुस्तक है क्रिकेट माय स्टाइल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतलुज हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कोल डैम परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये भी आपको सतलज नदी पर स्थित है। पोंग परियोजना जो है आपको व्यास नदी पर स्थित है और तुलबुल परियोजना आपको उरी परियोजना ये जो है झेलम नदी पर स्थित है। चमेरा परियोजना थीन परियोजना ये रावी नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः ये है, देख लीजिए। तो प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, देखिए कि कॉपर क्लोराइड एक भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है या फिर कर बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला हरा डाइहाइड्रेट। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर नीला हरा हाइड्रेट बनाता है, डाइहाइड्रेट। कॉपर क्लोराइड का सूत्र CuCl2 होता है। सोडियम डाइक्रोमेट डाइहाइड्राइड का सूत्र है Na2Cr2O7 × 2H2O हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पालघाट स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर एवं पालक्कर के बीच में। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई की जो पहाड़ियों के मध्य में केरल में स्थित है। भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच जो है महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट दर्रा मुंबई में स्थित महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है मुंबई एवं नासिक के बीच का मार्ग है। सेनकोट दर्रा आपको तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच में जो है केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको ये सब मैथ रीजनिंग के सवाल हैं, तो मैथ रीजनिंग के सवाल अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कालनडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, किससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स से हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम मस्तिष्क में। हमारी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्त दाब व लार आने के जो केंद्र है पश्चिम मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लैंगटा का बना होता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है तथा सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग है। उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का जो नियंत्रण है मेडुला ऑब्लैंगटा के द्वारा किया जाता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। सेरिब्रम का काम है ज्ञान, बुद्धि, विवेक का इत्यादि का केंद्र है ये। पूंछ श्वसन का जो ये श्वसन का दर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लैंगटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने की स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। गैस का जो द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन के लिए जो है निम्न तापमान और उच्च दाब आवश्यक होता है। क्रायोजेनिक की बात करें तो इसे निम्न तापिकी कहा जाता है और -150 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न कर जो है ये जो है क्रायोजेनिक्स है। ये सब वर्षा का जो कारण है संघनन की क्रिया होती है ये, और ऊंचाई की ओर बढ़ने पर ताप में कमी होती है। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया का उपयोग किया जाता है किसमें? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक के रूप में। यूरिया का उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला अगर जाने तो NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। यूरिया को वोहलर ने निर्मित किया था। एजोस्पिरिलम जैव उर्वरक का उदाहरण है। वोहलर ने इसे प्रयोगशाला में KCNO, पोटेशियम साइनाइड एवं अमोनियम सल्फेट जो NH4 की अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग का सवाल है। अगला देखिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। जो संयुक्त अधिवेशन है केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जाती है।
संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में आहूत की जाती है। जैसे पहला है कि यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा है यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों सदनों अंतिम रूप से असहमत हो। और तीसरा है यदि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरी होने तक विधेयक को पारित न किया हो। तो ये तीनों कंडीशन है जिसके कारण से जो है जो अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा। पिंक सारथी योजना कर्नाटक में शुरू किया गया था। यह महिलाओं के लिए जो है ये शिकायत निवारण हेतु 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिंक सारथी नामक वाहन को भी लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेबी हो जाएगा। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी, इसका तो सेबी का जो फुल फॉर्म है आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसका रेगुलेट करती है। या आप बहुत बार इसे स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया के नाम से भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो सही है, इसमें क्या है कि जो ये रेगुलेट करती है, इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस से इसका नाम है। जो भी इसका मुख्यालय है मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता मिली थी और सेबी के द्वारा ही जो है बाजार पर जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 जून हो जाएगा। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस का जो उद्देश्य है सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के बारे में जागरूक पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना होता है। अगर बात करें विश्व खाद्य दिवस की तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतटीय रुपया बाजारों के टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उषा थोराट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार अर्थात भ्रंश घाटी से बहती है? तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले जो है अमरकंटक की पारी से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा व ताप्ती जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो हालांकि ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा है, तो इसका जो सही आंसर उस समय के हिसाब से है ये के सिवन है, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोयला हो जाएगा। कोयला जो है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। वह ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके तथा जिसके सीमित भंडार हो, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं ये। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। वह ऊर्जा स्रोत जिसके भंडार असीमित हो तथा बार बार प्रयोग किए जा सके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं।
कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित करना है कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है पहले वो देख लीजिए। सही सी नंबर है। 1 का सी होगा, 2 का डी होगा, 1 का सी, 2 का डी, 3 का इसका है बी, 4 का है इसका देखिए कि ए हो जाएगा संजय मांजरेकर। अब इसमें है कि आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन हैं। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक LK आडवाणी हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। इम्परफेक्ट के जो लेखक है वो आपको संजय मांजरेकर हैं। जो रघुराम राजन है RBI के पूर्व में जो है गवर्नर रह चुके हैं, और संजय मांजरेकर जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सब आपको रीजनिंग का सवाल है जिससे आप मैच कर लेंगे। अगला ये देख लेते हैं कि इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय हो जाएगा। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन जो है शरीर में अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिका से जो है आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इस बीमारी को डायबिटीज या फिर डायबिटीज मेलिटस कहते हैं हम लोग। इंसुलिन की अधिकता से ब्लड में जो है शुगर की कमी हो जाती है और यह रोग हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय मनीला में स्थित है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में इसका कहाँ है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो ये कटक में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है। कतर की राजधानी दोहा है। सीरिया की राजधानी दशमिक है। मालदीव की राजधानी माले है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने दूसरा कार्यकाल जीता। तो ये सब करंट अफेयर्स है उस समय का, तो इसको भी याद आप रखेंगे। तो हालांकि इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जेसिंडा आर्डन है। ये जो है लगातार दूसरा कार्यकाल इनका रहा है, और ये जेसिंडा आर्डन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेयॉन हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन था। रेयॉन सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। रेयॉन के रेशों से निर्मित वस्त्र में रेशम जैसी चमक होती है। वस्त्र उद्योग, टायर उद्योग इत्यादि में जो है रेयॉन का प्रयोग होता है। नायलॉन का जो निर्माण है WC कैरोथर्स के द्वारा किया गया था। नायलॉन पॉलीएमाइड श्रृंखलाओं से बना एक बहुलक पदार्थ है, और यह एक हेक्सा मिथालिन डाइएमीन और एपिडिक अम्ल का एक बहुलक है। पैराशूट निर्माण में, मछली पकड़ने की जाली में तथा रस्सियों इत्यादि के निर्माण में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनामजेब ये जो है किस रोग की पहली दवा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इबोला हो जाएगा। इबोला वायरस के कारण जो है खून का बहुत गंभीर रिसाव होता है, और खसरा वायरस के कारण होने वाला ये रोग है। इबोला जो है आपको ये भी वायरस के कारण से हुआ था, जो बहुत ही डेंजरस ये भी रोग माना जाता था, जिससे जिस प्रकार कोरोना हुआ है उसी टाइप का ये था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों की स्थापना क्रम में, राज्यों के स्थापना वर्ष के क्रम में अनुसार सजाएं। तो अब पहला जैसे इसमें देख लेना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ये ही पहला है, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना आपको इसलिए मिल जाएगा कि यही 2 जून 2014 को, ये ऑप्शन से ही अगर आप चाहें तो इसे चुन सकते हैं। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। बाद बाकी कोई लेटेस्ट राज्य नहीं है। अब बात करें मणिपुर राज्य की, तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को, मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, और मध्य प्रदेश से अलग हुई थी, और
तेलंगाना की जो स्थापना है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ ये जो है किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु के कारण से। जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ जो रोग है विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। एथलीट फुट रोग जो है कवक के कारण से उत्पन्न होता है। हैजा, टीबी, प्लेग, गोनेरियो, सिफिलिस, कुष्ठ, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया इत्यादि जो बीमारियां ये जीवाणु के कारण से होती है। दांत खाद, खुजली, जो गंजापन इत्यादि है ये सब बीमारियां कवक के कारण से होती है। पोलियो, खसरा, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक, जुकाम इत्यादि जो बीमारियां ये वायरस के कारण से होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस के रूप में जानते हैं। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें यह है कि ऑक्साइड का जो उर्वरकों का जो है खाद का सीमा का अधिक प्रयोग जो नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश में नाइट्रस ऑक्साइड के जो है ये प्रमुख उत्पादक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए LGA हो जाएगा। प्रतिरक्षी का जो प्रकार है जैसे कि ILG होता है, ये गामा होता है, म्यू होता है, अल्फा होता है, ये सब आपको प्रकार है उसके। और इसमें जो है ये अकेला प्रतिरक्षी है ये मात्र ये, और ये नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महिला समृद्धि योजना होगा। महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली यह एक योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये इसका सहयोग किया जाता है इसमें, और इसका ये नोडल मंत्रालय, इसका जो कह सकते हैं पेरेंट मंत्रालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी PV नरसिम्हा राव के द्वारा। PV नरसिम्हा राव के द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जो है इसे जो है VP सिंह के ये PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही ये भी पारित हुआ, और इस अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची में जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो इस अधिनियम को इसमें 12वीं अनुसूची में ये सब सारा नगर पालिका का ये शामिल किया गया। और अगर बात करें कि 52वें संविधान संशोधन की, तो ये 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में जो दल बदल से संबंधित है उसका ये लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्रकार हो जाएगा। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। शकुंतला, नल दमयंती, रावण और जटायु, वीणा बजाती स्त्री, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, स्टोलन इंटरव्यू, रंभा, शकुंतला, वियोग, तारा देवी इत्यादि जो है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स एवं कृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अति सिंचाई हो जाएगा। पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है अति सिंचाई से है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है, और यहाँ पे सिंचाई भूमि के निम्नीकरण हेतु ये उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर हो जाएगा। BR अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो
इसमें जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचालन समिति जीबी मावलंकर नहीं होगा। संचालन समिति जो है इसका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2002 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे ध्वज जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच फहराना चाहिए। विशेष अवसर पर रात्रि में भी ध्वज फहराते और उतारते समय बिगुल की आवाज़ बजना चाहिए या आना चाहिए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जा सकता। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर आधा झुका रहता है। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं होना चाहिए। भारतीय जो राष्ट्रीय झंडे का आकार है आयताकार है और जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो ये जो है 9 जनवरी को होता है, तो जिसमें सम्मान भी प्रदान किया जाता है। तो उस समय के करंट के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र कुमार जोशी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिकन पॉक्स या छोटी माता कह सकते हैं इसे। चिकन पॉक्स या छोटी माता रोग जो है ये वेरियोला वायरस के कारण से होने वाला ये संक्रामक रोग है। सिफिलिस एवं टाइफाइड रोग जीवाणुजनित रोग है। टाइफाइड रोग को जो है आंत ज्वर भी कहते हैं और यह कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो है जीवाणु के कारण से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधार कला शैली का किसका मिश्रण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक कला शैली का ये उदाहरण है। गांधार कला की जो उत्पत्ति है कुषाण काल के समय में हुई थी। मथुरा कला की जो उत्पत्ति भी कुषाणों के समय में ही हुई। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के तहत ही बनाई गई थी। मथुरा कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.022 इंटू 10⁻22 और ये 3.011 इंटू 10⁻22 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है आपको इसमें क्रम इसमें दिखाना है, जैसे कि कौन सी घटना कब हुई थी यथाक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखनऊ समझौता, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसे नरम दल एवं गरम दल एक हुए, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ। साइमन कमीशन 1927 में आए और 1928 को जो है इसकी जो है गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आए थे। सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये 1930 में ये शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए आज का अंतिम सवाल है। किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी घटना से आहत होकर इनके द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये तो त्यागा ही गया, उसके बाद जो है महात्मा गांधी भी कैसर हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा दी। चौरी चौरा कांड जो है आपको 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था। इसे न वकील न दलील और न अपील वाला कानून कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की जो कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें होती रही है। तो अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है समाप्त होता है और आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी को बराबर रिपीट आपको इसे प्रयास करें और बार बार इसे अभ्यास करें, क्योंकि इन सब को देखने के बाद एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि जो पहली बार इस चैनल पर बने हैं और जो आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अपने दोस्तों को नहीं अभी देख रहे हैं तो उन्हें भी आप इस ग्रुप में शेयर कर दें।
मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।